मैंने बोला था ना बिस्तर ले जाना था स्कूल में, बोला था यहीं रहेंगे, हमारी टीचर ने बोला मैम फिर से टाइमिंग चेंज होगी अब। टाइमिंग चेंज होगी। एक दिन बिस्तरा लेके जाने की धमकी दी और टाइमिंग चेंज हो गई। मैम अब मैम नो हमारी चल रही है। चल रही है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तुम्हारी भी, चलो कोई ना, आ जाओ। सो द लिविंग, हमने बोला को टाइम हो गया, कहते हैं नहीं अभी 30 नहीं हुए हैं, 1 मिनट बचा है और पढ़ाऊंगा। बोला सर अद्भुत है आप। अच्छा चलो आ जाओ। द लिविंग वर्ड, उनको भी टारगेट पूरा करना होगा ना, नहीं तो स्कूल वाले बोलेंगे सिलेबस नहीं करवा रहे आप पूरा, तो बेचारे क्या करें। चलो, द लिविंग वर्ड, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है ना, उसमें ये डिफरेंस नहीं दिया होगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी जब करोगे उसके साथ आ जाएगा, तो मैं तुम्हारे यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो। तो आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में फर्क कर लें, इतना बहुत है। काफी सारी टर्म्स है ये, और बहुत ही टेक्निकल मसला है ये ना। मैंने कहा था इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए, तो समझने की बात है, तो तुम आराम से सुनो, तुमको समझ आ जाएगा तो बताना, नहीं आएगा तो फिर डू इट। पीवाईक्यू के साथ करेंगे हम पहले पीवाईक्यू लगाएंगे फिर कोई कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है ये। और कोशिश करेंगे कि हम फ्लो चार्ट बना सके, हमें रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। स्टार्ट करें। तो डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। 3 मिनट। एक साथ आंसर भेजना मुझे, ना कंफ्यूजन हो जाती है। हेलो तनेश। ओके, ऑलराइट, काफी सारे आंसर आ गए मुझे, अलग अलग आंसर आए, गुड। 5 मोर आंसर्स और हम आगे चलेंगे, एक्सप्लेन करूंगी फिर वापस आएंगे। ओके अंकिता, नेहा, पूजा, गुड, रमिता, पलक, सुनिधि, सपना, रिया, मनीषा, मीनाक्षी, अर्चना, विशाल, नेहा, रिया, अचल, नीलम। ओके चलो आओ समझते हैं। देखो स्क्रीन दिख रही है सबको। दो तरीके के फीचर होते हैं, एक होता है फंडामेंट, हाँ बेटा बोल श्वेता। एक होता है फंडामेंटल फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कहते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के केस में, कि ये फंडामेंटल फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है एंजियोस्पर्म का, ट्रिपल फ्यूजन डिफाइनिंग फीचर है एंजियोस्पर्म का, कभी ये लाइन सुनी हो? यो मैम। तो बहुत ही छोटा सा फर्क है इन दोनों के बीच में। देखो फंडामेंटल फीचर है कि ये फीचर इस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, वो एक फंडामेंटल फीचर है। जैसे जो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके पास आईज है, ठीक है। तो आईज है तो उनके पास आईलिड्स आईलिड्स भी होंगी आईज को कवर करने के लिए, ये एक फंडामेंटल फीचर है, ठीक है। दो आई, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास आईज है, और आईज को कवर करने के लिए दो आईलिड्स है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये फीचर है एक फंडामेंटल फीचर कि यार हर लिविंग बीइंग के पास है। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, अगर आप क्रोकोडाइल देखो तो उसके पास एक थर्ड आईलिड भी होती है ना, यहाँ से आती है ना, वो अंडर वाटर पानी में बचाती है उसकी आंख को, तो उसके बाद थर्ड आईलिड है। हमारे पास वही थर्ड आईलिड बहुत छोटी होकर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बन गई है, याद है तुमको, वेस्टिजियल ऑर्गन है ये हमारी आईज के बिल्कुल यहाँ पर है, पहले हमारे पास भी होती थी लेकिन अब नहीं है, राइट, ये वाली, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि लिविंग बीइंग में आईज है, उसके पास दो आईलिड है, ये एक फीचर है, इसको मैं कहूंगी फंडामेंटल फीचर, यार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है, बट हर किसी के पास दो आईलिड तो नहीं है।
तो यानी कि ये कुछ ऐसा फीचर है जिसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर ये कंडीशन एब्सेंट है। तो ऐसा वाला फीचर जिसमें कोई एक्सेप्शन मिल जाए उसको अपन कहते हैं फंडामेंटल फीचर। ठीक है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। डिफाइनिंग फीचर मतलब ये तो सब में मिलेगा, जैसे एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म का डिफाइनिंग फीचर क्या है कि इनके अंदर आपको पक्का मिलेगी ट्रिपल फ्यूजन। नहीं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन इज देयर डिफाइनिंग फीचर। आपको ये फीचर इसमें मिलेगा और यूनिकली इसी में मिलेगा। आपने कभी देखा किसी जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन पड़ी हो? आपने No, ma'am. बरोगे। Right. तो दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर, सिर्फ इसमें मिलेगा। और जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस, कभी आपने देखा है डॉग को टेंशन हो कि उसको करियर बनाना है? No, ma'am. नो मैम। कभी किसी मछली ने टेंशन ली हो कि वो कैसी दिख रही है या वो No, कैसा ma'am. दिख रहा है? No, लेकिन ma'am. वो हमने का है, हमें हमें होती है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा करियर कहाँ जा रहा है। तो वो स्पेशल फीचर है जो सिर्फ ह्यूमन के पास है। तो मैं उसे कहूंगी डिफाइनिंग फीचर। हर ह्यूमन के पास ये है ही है। सेल्फ कॉन्शियस हर कोई कभी ना कभी होता ही है, चाहे वो एक्सप्रेस करे या ना करे, राइट। तो फंडामेंटल फीचर और डिफाइनिंग फीचर में ये फर्क होता है। ठीक है, ये बात समझ आई? Yo-yo, ma'am. यो मैम। तो हमें जानना है कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क करने के लिए ना हम देखते हैं कि करेक्ट डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं। डिफाइनिंग फीचर्स कौन से, वो हमें लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क बताते हैं। बस इतना करना है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी पता कर लेंगे कि कैसे पता चला हमें। जब मैं तुम्हें लिविंग बोल रही हूँ तो तुमको सिर्फ ह्यूमन नहीं सोचना, तुमको अमीबा भी कंसीडर करना है कि मैं इसको लिविंग किस बेस पे बोल रही हूँ। तुमको बैक्टीरिया भी सोचना है कि मैं इसको लिविंग क्यों बोल रही हूँ। तुमको एक मछली भी कंसीडर करनी है, तुमको ग्रास भी कंसीडर करनी है, तुमको मशरूम के बारे में भी सोचना है। ठीक है। तो जब मैं तुमको लिविंग बोलूँ तो अपना दिमाग थोड़ा खोल के रखना कि हम हर किसी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओके। Yo-yo, ma'am. लेकिन हम वायरस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वायरस इज नेदर लिविंग नॉन नॉन लिविंग। जब वायरस का टॉपिक आएगा तब उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? Yo-yo, ma'am. अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये, कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल सा। छोटा सा जंगल बना लेते हैं फटाफट से। तो मान लो हम लोग झाड़ियों में देख रहे हैं कि घने जंगलों में चले गए, कहाँ जाए? कौन से जंगल में जा बताओ? Amazon. चलो अमेजोन रेन फॉरेस्ट चले गए, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ठीक है। और वहां पर तुमको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दिख गया, टेढ़ा मेढ़ा ऑर्गेनिज्म बनाना है। ठीक है। तो मैंने तो उसमें पीएचडी करी है, मेरे से बढ़िया टेढ़ा मेढ़ा ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं सकता कोई। चलो ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा ऑर्गेनिज्म है। हंसने की क्या बात है? क्या पता तुमको कल को कल चलती से मिल भी जाए अमेजोन में, तब हंस लेना मेरे पे। ठीक है, पाउच भी बना लेते हैं यार जब टेढ़ा मेढ़ा है ये। ठीक है। तुम बोलोगे दिस थिंग इज ए लिविंग। ठीक है, तुमने किस बेसिस पे इसको लिविंग का? अब हमने अगर कोई क्रिएचर दिखेगा, अगर तुम्हें कोई भी क्रिएचर दिखेगा, सबसे पहली चीज क्या करोगे? सेलुलर। नहीं, ध्यान से सुना नहीं तुमने। मैं कह रही हूँ कि तुमने जब जंगल में देखा, तुमको ऐसा कोई क्रिएचर दूर से दिखा। अब तुम्हें जानना है कि ये क्रिएचर है कौन, है ना? तो उसके लिए सबसे पहली चीज तुम क्या करोगे? उसके पास मत जाना। Movement. आइडेंटिफाई करेंगे। साइंटिफिक वर्ड नहीं बताने मेरे को, तुम करोगे कैसे? कैसे आइडेंटिफाई करेगी? उसकी movement देखेंगे. उसकी मूवमेंट देखेंगे, उसकी शेप और हाँ उसको हाँ। टच करेंगे। बेटा टच नहीं करने जाना, तुम तो मरोगे। उसके फीचर्स देखेंगे। हाँ, उसके फीचर्स देखेंगे। तो उससे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन। जब बहुत अच्छा इजी वर्ड बोला इसने, फीचर देखना, फीचर्स को देखना। तो जब मैं वर्ड यूज करूंगी कैरेक्टराइजेशन या मैं बोलूंगी डिस्क्रिप्शन, उसका मतलब है किसी के भी फीचर देखना। तुम मुझे देख रहे हो ना, तो मेरे फीचर देख रहे हो, बाल देख रहे हो, आइज देख रहे हो, मैं कैसे बैठी हूँ, मैं कैसे पकड़ा है। तो ये आप क्या कर रहे हो? कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो मेरी, राइट। जैसे कोई टीचर एंटर होता है तो उसकी भी कैरेक्टराइजेशन करते हो ना, हमारे टीचर कैसे दिखते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं एंड ऑल दैट। तो वो है कैरेक्टराइजेशन। क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन दो अलग वर्ड है, अपने दिमाग में क्लियर। तो कैरेक्टराइजेशन सबको क्लियर है? हाँ मनीष। Yo. आपने कल बोला था कि मैंने एक स्टोरी बतानी है गौतम बुद्ध के बारे में। मेरे को एंड में याद दिलाइयो बेटा। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स में याद दिला दियो बस। ठीक है। यो मैम। अब आपने कैरेक्टराइजेशन कर ली, कैरेक्टराइजेशन करके आपको रियलाइज हुआ कि यार ये काफी हद तक अगर मैं देखूं तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देती हूँ, फिर शायद तुम मुझे खुद ही बता पाओ। पंख हटा देते, नहीं तो ये तुम कबूतर बना दोगे, पागल हो तुम।
थोड़ा और इसको ध्यान से देखा तो हमने रियलाइज किया, हिंट दे रही हूँ मैं पिक्चर के अंदर ही, ये इसके बाल है, तो तुमने थोड़ा थोड़ा रियलाइज करना स्टार्ट किया कैरेक्टर देख देख के कि यार ये कौन से ग्रुप में पुट कर सकते हैं हम। प्लांट में डालूं एनिमल में डालूं, पहले ये बताओ। एनिमल। एनिमल में बालों पे, इसके बॉडी पे इसके बाल है, निपल्स इसकी दिखाई दे रही हैं, क्या लगता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा? मैमल्स, मैमल्स है ना। तो मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये तो ना मैमल्स में आएगा। इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इन द वे ऑफ साइंस, अपने साइंस की वे में उसे आइडेंटिफाई करा है कि ये किसी एनिमल या किसी प्लांट ग्रुप में कहाँ रखा जा सकता है। तो पहले आपने कैरेक्टराइजेशन करी, आपने उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने क्या किया, आप चाहते हो कि मैं इसको उठा के डाल दूं मैमल्स के अंदर, पर उससे पहले आपको इसको नाम देना पड़ेगा, गुमनाम तो नहीं कर सकते, तो नाम देने को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यो मैम। नाम दे दिया, अब आप उसकी क्लासिफिकेशन कर दो, मतलब साइंटिफिक ग्रुप में डाल दो। मैमल्स के अंदर आपने इसको किसी ग्रुप में पुट कर दिया। समझ आया मीनिंग सबका? यो नीट क्वेश्चन क्या पूछेगा, नीट विल आस्क अगर आपको कोई नई स्पीशी मिलती है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये हम इंग्लिश में यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको उसके कैरेक्टर ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज साइंटिफिक वर्ड इज आइडेंटिफिकेशन, सो द फर्स्ट स्टेप किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के क्लासिफाई करने में जो सबसे पहला स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन होगा। ये क्लियर है? यो मैम। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि नीट मेंशन कैरेक्टराइजेशन, एनसीईआरटी कैरेक्टराइजेशन मेंशन करती है, लेकिन आंसर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। क्लियर है ना सबको? यो मैम। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमें इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला, तो हमने पीछे पड़े है ना, फिर भी आगे चल के देखते हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज लिविंग कैसे है। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हो कि कोई भी फंगस लिविंग है, तो हाउ फंगस इज लिविंग, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम कहते हैं कोई प्लांट है, हम ट्री लेके चलते हैं, हम कह रहे हैं ये लिविंग है। ठीक है, अब इसकी बात में चले जा रहा है यार, इस वाले बात की बात करते हैं कैनोपी की। ठीक है, हम कह रहे हैं लिविंग है, तो क्वेश्चन इज कैसे लिविंग है। तो लिविंग को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा कि वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ। ठीक है, अब अगर ग्रोथ की बात हो रही है तो ग्रोथ तो दो चीजें होती है, या तो आप साइज इंक्रीज कर दो किसी का, या उसका नंबर इंक्रीज कर दो, दोनों चीजें ग्रोथ है ना। यस मैम। है ना, एक परिवार में मम्मी पापा थे, आगे उनके बच्चे हो गए, ग्रो होगी ना फैमिली, ये मैम। ये भी ग्रोथ है। और अगर मैं बोलूं कि जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस से, एक सेल से दो सेल बनते हैं, जो दो सेल बनते हैं वो पहले साइज में छोटे होते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वो दोनों सेल साइज में बड़े हो जाते हैं, ये भी तो ग्रोथ है। यो मैम। तो ग्रोथ मींस साइज में भी इंक्रीज और नंबर में भी इंक्रीज, इतना क्लियर है? यो मैम। अब ग्रोथ जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक होती है इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे, आप जा रहे हो, आपने देखा यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, पतझड़ आएगा, अभी पतझड़ तो देखोगे सब, इधर उधर पत्ते गिरे हैं, फिर कोई इकट्ठा कर देंगे, जो रोड क्लीन करने आते हैं वो ढेर बना देंगे, है ना। थोड़े टाइम पे इतना बड़ा ढेर बन गया। अब कैसे ये जो ढेर था पत्तों का, ये इंक्रीज हुआ है ना साइज में, साइज मैम। लेकिन साइज कैसे इंक्रीज हुआ, अंदर से पत्ते साइज में इंक्रीज हुए या पत्तों के ऊपर पत्ते डाल दिए? पत्तों के ऊपर पत्ते डाल दिए। तो साइज में इंक्रीज हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ना, एक्सटर्नली आपने चीजें ऐड करी है, तो ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ यहाँ पर हो गई, एक तो होगी। अब ये नॉन लिविंग केस है, लिविंग पत्ते नॉन लिविंग केस है, डेड लीव्स है ना, नॉन लिविंग केस है। तो नॉन लिविंग चीज होती है, मिट्टी का ढेर समझ लो, मिट्टी का ढेर भी तो घर पे इकट्ठा करते हो, मान लो तुम 2 महीने बाद झाड़ू लगा रहे हो, फिर देखो कितनी मिट्टी हो जाएगी। यो मैम। ठीक है, तो ये हो गया नॉन लिविंग केस। अच्छा, ग्रोथ तो एक्सटर्नली भी होती है, देखा जाए तो हमारे केस में भी तो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जब तुम छोटे थे तुम गोद में आ जाते थे, अब तुम इतने बड़े हो तो तुम बाहर, तुम्हारे फीचर्स में भी तो चेंज आया ना, तुम्हारी हाइट बड़ी हो गई है, तुम्हारी स्किन से बड़ी हो चुकी है, तुम्हारे बाल टाइम के साथ बड़े होते हो, तो दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल ग्रोथ ना। देखा जाए तो एक्सटर्नली तो इंक्रीज होते दिख रहे हो ना तुम, राइट।
सो yo-yo एक्सटर्नल मैम। ग्रोथ जो होती है वो आपको लिविंग में भी मिलती है, नॉन लिविंग में भी मिलती है ना। तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि एक्सटर्नल ग्रोथ हमारा मेन फीचर है लिविंग बोलने का, नहीं ले सकती। yo-yo मैम। लेकिन जो इंटरनल ग्रोथ होती है, क्या वो आपको इनमें दिखाई देगी कभी? ऐसा होता है कि एक सैंड पार्टिकल है वो अपने साइज में इंक्रीज होए, या जादू से वो 2 सैंड पार्टिकल में चेंज हो जाए? नो मैम, मैम नो नहीं। मैम। सिर्फ लिविंग बीइंग है जो आपको इंटरनल ग्रोथ शो कर सकता है। एक सेल अपना साइज इंक्रीज कर सकता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर सकता है। कैसे? पानी को पी के पानी ले लेता है अंदर और साइज इंक्रीज करता है। एक सेल से 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज एन इंटरनल ग्रोथ। अगर मैं बाहर से बड़ी हो रही हूँ, दैट इज बिकॉज मेरी स्किन के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, मेरे बोन के सेट डिवाइड होके उसको लंबा कर रहे हैं, राइट। सो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें सिर्फ इंटरनल ग्रोथ दिखाई देती है, और हर लिविंग बीइंग में आपको इंटरनल ग्रोथ दिखाई देती है। तो मैं इंटरनल ग्रोथ को क्या बोलूं? इज इट अ फंडामेंटल फीचर और अ डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग। ये हर लिविंग बीइंग में मिलेगा आपको, जो हर में मिलता है विदाउट एक्सेप्शन। वो कौन सा था? फंडामेंटल। डिफाइनिंग। डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग, ठीक है, डिफाइनिंग है वो। ओके, तो दिस विल बी डिफाइनिंग फीचर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है नीट में कि कौन सा है आपका फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ हमारे लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ इज ए फंडामेंटल फीचर, फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग। ये लिविंग बीइंग्स में दिख सकती है ग्रोथ, एक्सेप्शन भी हो सकती है क्योंकि नॉन लिविंग में भी दिखते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली बोले इंटरनल ग्रोथ, देन इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। समझ आया? यो मैम। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following aspect is an exclusive characteristic of all living things? Exclusively living things का होना चाहिए, ये कह रहा है ना ये। एक्सक्लूसिव का मतलब है डिफाइनिंग, सिर्फ लिविंग बीइंग में मिलना चाहिए, फंडामेंटल नहीं होना चाहिए। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एक अकेला केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो सिर्फ लिविंग बीइंग में होगा, नॉन लिविंग में हो सकता है? नॉन लिविंग में भी। नॉन लिविंग में भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, मास में इंक्रीज No, होना no. फ्रॉम इनसाइड ओनली, नो मैम। नो मैम। ये किसका फीचर है? लिविंग, नॉन लिविंग? मैम ये लिविंग का फीचर हुआ ना। यो मैम। यो मैम। सो इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, लिविंग हुआ डिफाइनिंग फीचर। यो मैम। हाँ, क्या बोला पीछे से किसी ने कुछ कहा? ओनली नहीं आएगा। ओनली नहीं आएगा, यस, सिर्फ ओनली नहीं आएगा। ओनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सिर्फ ओनली नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा अजीब सी स्टेटमेंट है, इसको भी छोड़ते हैं। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग्स इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, आपके आसपास जो चीजें होती है उस चीज का परसेप्शन रखना, ये क्या कोई नॉन लिविंग थिंग है जो आसपास होने वाली चीजों को महसूस कर सकती है? नो मैम। नो मैम। लिविंग कर सकती है, तो ये डेफिनेटली सही आंसर है, ई को मैं रहने दूंगी। इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एंड इंटरनली, क्या ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, एक्सटर्नल और इंटरनल? नो मैम। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंटरनली लिख देती बेहतर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, यो मैम। राइट। सो आंसर वुड बी सी। समझ आया थोड़ा थोड़ा? यो मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर, ठीक है, सेकंड लिख रहे हैं रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल फीचर। फंडामेंटल फीचर मतलब मैम वो डिफाइनिंग नहीं। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है। कोई एक बच्चा मुझे एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर देगा, नीचे मैंने लिखी दी है, अगर कोई एक बच्चा है, रेज योर हैंड। नीलम। मैम म्यूल जो फर्टिलाइजेशन में तो जो मैम रिप्रोड्यूस नहीं करती म्यूल। हाँ, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता म्यूल, लेकिन वो लिविंग होता है ना। यस मैम। तो वो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट मींस रिप्रोडक्शन फंडामेंटल फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो मतलब आप लिविंग हो सकते हो और आप रिप्रोड्यूस ना कर पाओ, ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। यो मैम। सेम है वर्कर बी, जो फीमेल्स होती है ये रिप्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है, पढ़ा था ना हमने। इनफर्टाइल कपल, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है, जो कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, मतलब ये थोड़ी ना कि वो मर गए, जिंदा है ना, राइट। तो अगर अब मैं बोलूं कि आपको डिफाइन करना है कि ये जो लिविंग बीन है, मैं ये जो ऑर्गेनिज्म हमने देखा,
ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आप सबसे पहले कौन सा फीचर देखोगे? ग्रोथ ग्रोथ अगर ये इंटरनल ग्रोथ शो करता है तो क्या बोलोगे, लिविंग है? लिविंग हाँ, अगर ये रिप्रोडक्शन शो करता है तो आप बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली कि लिविंग है या नहीं? नो मैम। नो मैम वैसे तो कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करती नहीं है, तो आएगा तो ये लिविंग में, पर फिर भी फंडामेंटल फीचर है ना, मुझे डिफाइनिंग फीचर ढूंढने हैं, तो डिफाइनिंग फीचर ढूंढे आगे। मैम जाने से पहले, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में नोट है, लिख लो, कि क्लास के बाद ले लेना चाहे, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे इवेंट है। देखो, अगर मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लूं और एक मल्टी सेलुलर का, तो थोड़ी चीजें ध्यान से रखना कि अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया ने ये करना है, इसने डिवाइड हो जाना है, 2 बैक्टीरिया बना देने हैं, ठीक है, थोड़े टाइम में इन्होंने फिर अपना साइज इंक्रीज कर लेना पेरेंट बैक्टीरिया जितना, ऐसे होता है। तो इसमें ये रिप्रोडक्शन हुई और इसमें ग्रोथ भी तो यही है, इसमें कहाँ अलग है? बैठे बैठे तो मोटा होगा नहीं। ये जैसे होता क्या है, अगर मैं बहुत बेसिक से बताऊं तुमको, तो ऐसा नहीं बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करेगा। मान लो ये बैक्टीरिया है, जब बैक्टीरिया ने डिवाइड करना है, 2 बैक्टीरिया बनाने हैं, तो वो अपने अंदर सारी चीजों को डबल करेगा ना, हम पढ़ते हैं ना इंटरफेस। मैम तो ये इसने क्या शो करी, ग्रोथ। जैसे इसने ग्रोथ शो करी, इसने तभी डिवाइड भी हो जाना है, तो उसने रिप्रोडक्शन भी तो कर दी ना। और ये इतनी जल्दी करेगा कि आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग कह ही नहीं सकते, ये ऑलमोस्ट एक जैसा इवेंट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक साथ होते हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स। समझ आया? मैम एक बार कर दो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग अलग नहीं कह सकते। उसमें अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वो डिवाइड होकर उसी टाइम रिप्रोड्यूस कर जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होने वाले इवेंट है, इसलिए हम उनको कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक जैसे इवेंट है वो। समझ आया? लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा नहीं होता ना, ग्रोथ इज ए डिफरेंट इवेंट, रिप्रोडक्शन इज ए डिफरेंट इवेंट। जैसे ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन से एक बेबी पैदा हुआ है, अब वो बेबी में पूरी जिंदगी ग्रोथ हो रही है, तो 2 अलग इवेंट्स है ना। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर। तो ये 2 लाइंस आ सकती है। तो हमने ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सुना होगा वर्ड। मैम जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन Chemical reaction take place in our body. some of all these reactions occur in human body विद इन बॉडी, सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, लिविंग बीइंग की बॉडी में होते हैं, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, केमिकल रिएक्शन तो लेबोरेटरी में भी तुम केमिकल मिक्स करके कराते हो, कराते हो ना? मैम फर्क क्या है, जब आप लेबोरेटरी में कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो आप एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, है ना, उससे लिंक करके कोई और केमिकल रिएक्शन करा सकते हो। लेकिन हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें अगर हम ये ऐसे लिखते हैं ना, जरा मेरे को करेक्ट करा देना, सब जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है ऐसे होता है, मैम ठीक है। तो जब आप अपनी लेबोरेटरी में नॉन लिविंग केमिकल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन लिविंग बॉडी में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी और के लिए एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट किसी और केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और वहां से प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट किसी और केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा और वहां से प्रोडक्ट बनेगा। कहने का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म और एक केमिकल रिएक्शन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो एक दूसरे से जुड़कर हो रहे हैं उनको हम कोलैबोरेटरी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेरी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन है उनको मैं एक साथ मेटाबॉलिज्म कहती हूँ। ये बात समझ आई? मैम एक भी खराब करोगे ना तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन साथ में खराब हो जाएंगे, दे रहे? यस मैम तो जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्सक्लूसिवली फीचर है लिविंग बीइंग का। तो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक? Defining. डिफाइनिंग, क्योंकि ये आपको हर लिविंग बीइंग में मिलता ही है, ठीक है। नॉन लिविंग बीइंग में आपको केमिकल रिएक्शन मिलते हैं नहीं लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं मिलता। समझ आया फर्क?
यो मैम ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एंड रिफाइनिंग फीचर है, ये आपको बार बार नीट में पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। यस, यो मैम चलो पीछे आगे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ थे। यस मैम अभी पहुंचे नहीं अपना, रुक जाओ, अब एक और आना है। आगे चले, कॉन्शियसनेस की बात। यो मैम अब कॉन्शियसनेस कहाँ होती है? कॉन्शियसनेस एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक ना किसी को भी सही से नहीं पता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तुमको। ये एक ऐसी साइंस है जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी भी, तो हमें कोई तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी ना, हम ऐसे कैसे बात करेंगे। अब कॉन्शियसनेस दिमाग में होती है या दिल में होती है, किसी को नहीं पता। हम ये मानते हैं कॉन्शियसनेस होती है। तो क्या है कॉन्शियसनेस? इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? Sudden response to external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई नहीं, सडन रिस्पॉन्स नहीं है स्टिमुलाई। An event that may trigger response, ये कह सकते हैं। बहुत क्लोज वर्ड्स हैं, ये समझने थोड़े से डिफिकल्ट है। स्टिमुलाई का मतलब है कोई ऐसा इवेंट जो आपसे रिस्पॉन्स लिया है, वो स्टिमुलाई है। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम आंसर दे रहे हो ना, तो मेरा क्वेश्चन पूछना इज ए स्टिमुलस। ठीक है, ये स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई या स्टिमुलस, ये वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टिमुलस मतलब जो आपसे रिस्पॉन्स ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ तुम हाथ पीछे करो, मैंने तुम्हारे हाथ पे पेन मारा, तो मैंने जो पेन मारा ना, पेन तुम्हारे लिए स्टिमुलस है या स्टिमुलाई है, किसने तुम्हें टच किया तो तुमने हाथ पीछे किया। तो कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इवेंट जो आपसे रिस्पॉन्स ले आए, उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। समझ आया? कॉन्शियसनेस क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई है उसके खिलाफ अगर हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं, वो कॉन्शियसनेस है। तो अगर तुम कॉन्शियस हो इस क्लास में, तभी तो तुमको पता चलेगा कि मैं सवाल पूछ रही हूँ। सोचो तुम सुनते सुनते कहीं मूवी के गानों में चले गए, कहीं बात चले गए, तो मेरी आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, पर क्या तुम्हें सुनेगा मैं क्या बोल रही हूँ? नो मैम क्योंकि तुम ऐसे, तुमने सुना होगा ना, सबकॉन्शियसली कहीं और हो। तो कॉन्शियसनेस यहाँ नहीं है तुम्हारी। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पॉन्स दे पाना। तो जब तुम रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे क्योंकि तुमको स्टिमुलाई मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। तो कॉन्शियसनेस एक एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड देना किसी स्टिमुलाई को। ठीक है, उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर और नॉट, ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू आंसर। तो हम क्या करते हैं, ये आपको कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते, ये कहते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर तुमने सुना है, हाँ बेटा बोलो नहीं, ओके। ये कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ह्यूमन के केस में। कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब? डिफाइनिंग फीचर या फंडामेंटल? डिफाइन हाँ, वो कह रहे हैं कि जितने ह्यूमन बींग है ना, वो सेल्फ कॉन्शियस जरूर है। हर ह्यूमन बींग को ये परवाह तो है कि वो कैसे दिख रहा है बाहर जाने से पहले। एक बार को बंदा मुंह पे हाथ मार ही लेता है ना। करियर की परवाह ह्यूमन बींग्स को तो है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये बात यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉन्शियसनेस है उसको मैं कहाँ डालूंगी? मैं उसको फंडामेंटल में डालूंगी। क्यों? क्योंकि इस पे ना अभी रिसर्च चल ही रही है, हमें एक्चुअल में नहीं पता कॉन्शियसनेस को सही से कैसे एक्सप्लेन करें। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पे सेल्फ कॉन्शियसनेस पे वो पूछ लेते हैं। समझ आया? अब क्वेश्चन है कि अच्छा कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो बताओ अगर कोई इंसान कोमा में है, अगर वो कोमा में है, आपने कभी सुना है कोमा केसेस के बारे में? यो मैम क्या होता है कोमा में? मैम जिसमें दिमाग काम नहीं करता उस बंद मैम जिसमें उसका ब्रेन क्या होता है, वो एकदम डेड होता है। अब जो कोमा होता है ना, उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती है। अब जब हायर ग्रेड्स में जाओगे, अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो, तो यू विल सी कोमा होता है। कुछ होता है ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन डेड है, M1 स्टेज है। किसी के ब्रेन में मूवमेंट है, M4 स्टेज है कि हाँ भाई शायद ये रिवाइव हो जाए। सो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, आप खुद ही सीखोगे। तो जो कोमा पर्सन है उसको क्या बोले? कॉन्शियसनेस तो नहीं है उसमें, है ना। और अगर उसको ब्रेन में आवाज सुन भी रही है तो वो रिस्पॉन्स कर नहीं पा रहा, तो हमने तो कॉन्शियसनेस बोला ही, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई तो जा रहा है, आवाज तो उससे आ रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियस नहीं है तो अब मैं क्या बोलूँ, लिविंग है या नॉन लिविंग? क्या बोलोगे? लिविंग दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम इसके लिए टर्म ले लेते हैं कि जो कॉमा में है, दे आर नेदर लिविंग नॉन लिविंग।
क्यों? तुम्हें लग रहा होगा नॉन लिविंग कैसे बोल रहे हो मैम आप किसी इंसान को। बेटा ऐसा भी होता है कि कॉमा में बिल्कुल ही लास्ट स्टेज है जहाँ पे ब्रेन डेड है। अगर ब्रेन डेड है तो सिर्फ मशीन पे जिंदा है। वो इंसान को जैसे ही मशीन से उठाओगे दैट पर्सन विल पास अवे। तो वो लिविंग तो नहीं है ना, हमने मशीन पे जिंदा रखा है, राइट। यो तो इसलिए हम ना लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन यो लिविंग बोल सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बट अगर उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, अगर हार्ट कर रहा है तो फिर वो लिविंग ही मतलब बोलेंगे उसे। हार्ट इज जस्ट ऑर्गन विच पंप ब्लड ना। हार्ट का क्या है, मेन तो जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग करता है वो ब्रेन है। आप जिंदा इसलिए नहीं हो, आपका हार्ट काम कर रहा है। हार्ट की जगह तो मैं आर्टिफिशियल पंप लगा सकती हूँ। ब्रेन इज द वन जो आपको चलाता है। बिना ब्रेन के हम नहीं रह सकते, बाकी सारे ऑर्गन रिप्लेसेबल हो जाते हैं। यो मैम। So this is the one which decides everything. The brain is the most important thing. इसीलिए तो नेचर ने ब्रेन के ऊपर एक कवर लगाया है क्रेनियम का, और कहीं नहीं लगाया। उसको पता सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, राइट। सो मैंने ये सीखा, अगर हम करें तो सिंपली कर लेते हैं इसको। सम अप कर ले एक बार, इतना कितना हमने पढ़ा है। अगर हम सिंपली करें तो वी कैन से कि मैं कहूँ कि कोई भी चीज लिविंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मैं लिविंग बोलना चाहती हूँ उसे, तो उसका जो फीचर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, सो ग्रोथ जो है इंटरनल ग्रोथ, वो कैसा फीचर है? डिफाइन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं एक्सटर्नल, तो फंडामेंटल लिख लो, क्योंकि यहीं पे सम अप हो जाएगा सारा कुछ। और तुम हर बार थोड़ी पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे यार, टेस्ट से पहले थोड़ी पढ़ लोगे, इतना पढ़ लेना बहुत है, ठीक है। उसके बाद हमने करी थी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरीके का है? फंडामेंटल। फंडामेंटल, हाँ, क्योंकि उसके एक्सेप्शन पढ़े हमने, शाबाश। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। यो मैम। कैसा है ये? डिफाइनिंग। डिफाइनिंग, शाबाश। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सेल्फ यूनिसेक्स। सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये कैसा है? डिफाइनिंग। फॉर ह्यूमन, फॉर ह्यूमन ओनली, गलत नहीं करना है ना, ह्यूमन ना। यो मैम। बट अब वापस आ रहे हैं, अब वो क्वेश्चन देंगे तो स्टार्टिंग में लगाए यो देख लेते हैं। देखते आपने आंसर क्या किया मुझे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन अच्छा 1 2 3 तो है, ओके। चलो देखते हैं। ओके, डिफरेंट आंसर्स। चलो चेक करते हैं। The living organisms can be unexceptionally distinguished from non-living thing. तो कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब भी मेरे कौन सा फीचर बोल रहा है, फंडामेंटल या डिफाइनिंग? डिफाइनिंग। उसने लिखा नहीं है डिफाइनिंग, लेकिन उसने बोल दिया ना इनडायरेक्टली। तो ये होते आपसे ट्रिक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, तो आपको लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करना है कंप्लीटली, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करना है आपको, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर ढूंढना है फंडामेंटली। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ जो लिविंग थिंग है वो इंटरेक्ट करे, तो क्या नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्शन नहीं करती एनवायरनमेंट के साथ? नहीं करती हूँ। करती है। और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन होता है, जरूरी नहीं है वो प्रोग्रेसिव हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोग्रेस की तरफ ही जाए। इवोल्यूशन रैंडम प्रोसेस है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, प्रोग्रेसिव वैसे जरूरी नहीं। तो ये तो नहीं हुई ना स्टेटमेंट सही। रिप्रोडक्शन हमें डिफाइनिंग फीचर ढूंढना है, क्या ये फंडामेंटल है डिफाइनिंग? फंडामेंटल। फंडामेंटल। इसने इंटरनल ग्रोथ नहीं बोला, इसने ग्रोथ बोला। फंडामेंटल डिफाइनिंग। फंडामेंटल। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, टच इज अ स्टिमुलाई, तो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई देना इज कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग। देखो डिफाइनिंग। देखो अब ये आना तो चाहिए था वैसे फंडामेंटली केस में, लेकिन और कोई आंसर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइनिंग फीचर ही लेंगे, ये कॉन्शियसनेस बोल रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस से डिफरेंशिएट नहीं करता, राइट? समझ आया?
यो मैम। पुराने क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, जहाँ फंसो मुझसे पूछ लेना। ये क्लियर है सबको? यो मैम। यो मैम। नहीं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे बनती है? हम बायो में तो पढ़ते हैं सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से ठीक है। ठीक है, तो ये सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनिमिक लेवल है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, अब क्वेश्चन है कि एटॉमिक लेवल लिखोगे, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल लिखोगे? एटॉमिक एटम के आगे सब एटम होते हैं तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ, एटम से भी छोटा हम सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे हम लोग, एटॉमिक लेवल नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी। यो मैम। अब हम ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करते, शायद उस टाइम के एनसीईआरटी में आता होगा, ये वर्ड वैसे आया नहीं है, तो याद रख लेना, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, फिर एटॉमिक, फिर सेलुलर, फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यो मैम। ओके तीनों। यो मैम। चलो आगे चलते हैं, भी है टाइम। ये तो कम क्लियर है। अब आते हैं टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक। ये बहुत इजी है क्योंकि तुम इसकी टर्म पढ़ चुके हो। देखो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में फर्क क्या है, बहुत छोटू सा फर्क है, अभी समझ आ जाएगा। जब एरिस्टोटल के जमाने की बात है, अभी हम पढ़ेंगे ना जब किंगडम क्लासिफिकेशन, तो और अच्छे से देखेंगे। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जैसे हमने ये जानवर देखा था, तो हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने देख लिया, क्या तुमने क्या ऑब्जर्व किया था इसमें? इसके फीचर्स, फीचर देखे थे, है ना? आपने कैरेक्टर देख लिए, उसके बेसिस पे उसका आइडेंटिफाई करके नाम रख के उसको किसी ग्रुप में डाल दिया, यही करा है ना? यो मैम। बायोलॉजी और एडवांस हो गई है, वो कहती है कि तुम जाके उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी तो देखो। तुम मैमल्स तो कह रहे हो, पर हो सकता है ना कि मैमल्स नहीं, वो बर्ड की कैटेगरी में बिलोंग करता हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मैमल्स नहीं, रेप्टाइल की कैटेगरी में बिलोंग करता है, रेप्टाइल और बर्ड के बीच में आता हो। अगर आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ना कि रेप्टाइल से बर्ड्स आए थे, सॉरी, हाँ रेप्टाइल से बर्ड्स तो आए थे, रेप्टाइल से मैमल्स आए थे। आपने ये पढ़ा, आपने कहा ये मैमल से बिलोंग करता है, लेकिन जब आपने उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी करी, इवोल्यूशन लेवल पे उसको डीएनए को स्टडी करके देखा, तो आपको पता चला कि यार ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो मैमल और रेप्टाइल के बीच में आता है। देखो अलग ग्रुप हो गया ना इसका। अब यो मैम। तो अब हम इवोल्यूशन को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये दो बात समझ आई? यो मैम। एक मिनट, देखो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की कितनी सारी ब्रांच है, ऐसे हैं जो सिर्फ सेल पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी साइंस की ब्रांच है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे है, ऐसी वाली है जो इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है। जब कोविड फैला तो इम्यूनोलॉजिकल ब्रांच है जो सारा काम कर रही थी। आपने सुना होगा दिल्ली था, दिल्ली के अंदर सारी मेडिकेशन वर्क हो रहा था, क्योंकि इम्यूनोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर दिल्ली में है, ठीक है, इम्यून सिस्टम पर जो पढ़ता है। तो वैसी ही एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है, वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर से डील करती है, कि क्या प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे और क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, पहचान करके नाम रखने के लिए, और उसके बाद क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को। तो कहीं पे भी अगर कोई भी न्यू चीज मिलती है, कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, टेक्सोनॉमी जो करते हैं ना, टेक्सोनमिस्ट कहते हैं उनको, वो जाकर टेक्सोनॉमी वहां करेंगे और वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस चीज को नाम देंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे। तो अगर आज आपको पता है ना कि दुनिया में इतनी तरीके की बासमती है, या आपको किसी भी चीज का नाम पता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या आपको पता है कि मैमल्स के अंदर हम लोग वेल को डालते हैं, यो मैम। तो तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि टेक्सोनॉमी थी। टेक्सोनॉमी ने आइडेंटिफाई किया वेल को, उन्होंने देखा कि यार इसके फीचर मैमल जैसे हैं, उन्होंने उसको नाम दे दिया कि भाई तुम वेल हो, तुम जाओ क्लासिफाई हो जाओ वेल के अंदर। तो ये सब टेक्सोनॉमी ने किया है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी इन सभी, ये वैसी साइंस है जो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर से डील करती है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, नाम कैसे देना है, क्लासिफाई कैसे करना है, बहुत तरीके होते हैं। अगर इन्होंने कहीं पे भी हिस्ट्री नहीं देखी ना, तो अगर टेक्सोनॉमी में ही तुम हिस्ट्री भी देखोगे किसी की, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब करोगे यही, आइडेंटिफाई करोगे, नाम दोगे, क्लासिफाई करोगे, लेकिन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखोगे, तो उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
अगर आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देख रहे हो तो अब मैं बोलूंगी कि यहाँ सिर्फ टेक्सोनॉमी नहीं हुई है, यहाँ पे सिस्टमैटिक्स हुई है। समझ आया? मैम दैट इज द ओनली डिफरेंस टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में, कि टेक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफाई करते हैं, नाम देते हैं और हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करते हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे उसका? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखेंगे हमें क्या अवेलेबल है। अगर हमें उसका डीएनए मिल जाता है तो फिर हम, जैसे अगर मुझे हड्डियां मिली है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को डायनासोर की हड्डी लग रही है, मैंने नाम दे दिया ये पर्टिकुलर डायनासोर है और उसके ग्रुप में डाल दिया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में मैं उस हड्डियों से स्क्रैच करके डीएनए निकालूंगी और डीएनए स्टडी करके देखूंगी कि ये डायनासोर से मिल भी रहा है या ये कोई बहुत बड़ा सा कोई अलग सा बर्ड था। यो मैम। रिलेशनशिप हम जनरली डीएनए से निकालते हैं, नहीं तो हम लोग साइटोक्रोम भी एक एंजाइम होता है आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर, वो भी मिल जाता है, उससे भी निकालते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर लिविंग सेल मिल जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी से भी निकाल सकते हैं। वो फीमेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें मम्मी से मिलता है ना, एग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यो मैम। तो उससे भी हम उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो जनरली हम डीएनए स्टडी करते हैं। यो मैम। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। तो फटाफट से ये नाम बता दो मेरे को, तुक्का मार लो। मैंगीफेरा इंडिका। बहुत मारोगे, मार खाओगे मुझसे। दुकान इंडिका लिखे हैं, चैट में लिखना है। मजाक कर रहे हो मुझसे? है मैंगीफेरा इंडिका, कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ बेटा, हाथ भी खड़ा करा अंचल। बहुत बढ़िया, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, मतलब तुम भूल गए हो चैप्टर, काफी टाइम हो गया है। जैसे मैंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर तक पढ़ के आने के लिए कहा था। यो मैम ये नाम तो तुमने देखा होगा बेटा। मैं नाम देखा था। कोई बात नहीं। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करके रखो, ताकि कल जब आओगे तो मुझे तुम्हें क्वेश्चन नहीं कराना पड़ेगा। अपनी कॉपी में आंसर लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट 1 मिनट। बस प्रीति तक है, बाकी नहीं? ईशा, ओके। इसे अपनी कॉपी में लिख लो। गुड अर्चना, आंचल। गुड पूजा। चल, जाने से पहले मैं आपको फुल फॉर्म देके जा रही हूँ, ठीक है? अपनी कॉपी में यहाँ तक लिख लेना, ये काम आ सकती है। जैसे आईसीबीएन आपने इतने डायरेक्टली पूछा था, इसकी फुल फॉर्म आईसीबीएन की पूछ सकते हैं फुल फॉर्म तो, क्योंकि इस साल भी एनसीईआरटी में ये मेंशन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? तो ये वो ग्रुप है जो प्लांट्स के नाम में मदद करेगा, ठीक है? टेक्सोनॉमी हम कर रहे हैं ना, तो किसी प्लांट को क्या नाम दे वो आईसीबीएन डिसाइड करेगा, राइट? जैसे मैंने कोई प्लांट डिस्कवर किया, मैं इसको नाम देना चाहती हूँ, तो अप्रूव आईसीबीएन करेगा। वैसे अगर हमने एनिमल डिस्कवर किया था पीछे, तो उसके नाम को कौन अप्रूव करेगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीएन। आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ तो उसके नाम के लिए बी वाला आएगा, ये तो पहचान लोगे बी से।
और अगर पी आएगा तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कल्टीवेटेड नए प्लांट्स है, जैसे बासमती की नई वैरायटी आ गई तो उसके नाम देने के लिए किसके पास जाएंगे हम? ICNCP। हाँ गुड। ये दोनों आपके बुक में नहीं होंगे तो इसको लिख लेना, वो दोनों तो चलो बुक में है ऊपर। क्लियर है? आपने स्टोरी बोला था। स्टोरी बता देता हूँ मैं, ये मैं फिर आपको कल कराऊंगी। नेम एंड साथ में टिप्स ऑन मी, तो हो ही गया ऑलमोस्ट खत्म, कुछ खास तो था भी नहीं। ठीक है, स्टोरी बता देते हैं। सो आई विल टेल यू द स्टोरी अबाउट, इसके बारे में बता दो, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बहुत